सेकंड बुक है, ठीक है। आपको इस बुक में लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, क्या लगभग 10वीं शताब्दी से, तो मतलब 900 ईस्वी से, क्या बेटा 900 ईस्वी से क्या है 17वीं शताब्दी है, तो 1600 ईस्वी तक के घटना, 1600 ईस्वी तक के, 900 ईस्वी मतलब क्या 950 से देखेंगे, ठीक है, 900 के बाद से देखेंगे, ठीक। इसको 900 के बाद से जो होता है बेटा उसको कहते हैं 10वीं शताब्दी, क्या कहते हैं 10वीं शताब्दी। और 17वीं शताब्दी है मतलब 1700 ईस्वी से पहले के घटना, 1700 ईस्वी से पहले के घटना को क्या कहते हैं 17वीं शताब्दी। दैट मीन 1650, 1650, 1699 ना, यहाँ तक के घटना को क्या कहते हैं 17वीं सदी, क्या कहते हैं 17वीं शताब्दी। आपको इसमें देखना बच्चा कि यार क्या क्या घटनाएं हुई। एक तो बात हम लोग लिखेंगे इसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन को देखेंगे ही, किस तरह से भारतीय समाज में, भारतीय उपमहाद्वीप में बदलाव आया, किस तरह से नए नए धर्मों का उदय हुआ, ये सारी चीज़ें तो हम देखेंगे ही आपको। लेकिन इन सब की जानकारी आपको मिलती कहाँ से है, तो जो यात्रा वृत्तांत होता है, लोग जो आते हैं उनके लेखन से हमको पता चलता है, वो जो लिखते हैं या किसी कहीं कहानियाँ सुनते हैं उसके हिसाब से आपको जानकारियाँ मिलती है। हम आपके बुक में क्लास ट्वेल्थ में हिस्ट्री के सेकेंड बुक में क्या बेटा या पहला यूनिट है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, क्या समाज के बारे में उनकी समझ। समाज में बेटा बहुत सारी घटनाएं होती है, कैसा कैसा घटना, सामाजिक घटना कोई होती है, दूसरा आर्थिक घटना होती है, तीसरा राजनीतिक घटना होती है, चौथा धार्मिक घटना होती है। तो इन सभी के बारे में उनकी क्या समझ रही, भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने क्या देखा, जो इन सभी चीज़ों का हम क्या करेंगे इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे और हम अपनी समझदारी को, अपनी समझ को विकसित करेंगे ना। तो सबसे पहले आप देखिएगा परिचय में तो आप क्लियर हो गया बेटा कि आपको क्या देखना है, राजनीतिक, सामाजिक, और देखिए आपने देखा था लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी देखा था ना बेटा, मतलब 1000 वर्ष का टाइम पीरियड हम लोग देखे थे। इसमें आपने अभी तक कहीं भी मुस्लिम शासक का चर्चा नहीं सुना, जो भी था हिंदू ही थे ना, चाहे वो ब्राह्मण कुल से हो या क्षत्रिय कुल से हो या वैश्य कुल से हो या शूद्र कुल से, जितना भी देखे आपने क्या देखा, हिंदू का ही शासन था, हिंदू में ही जो परिवर्तन हो रहा था ना। लेकिन अभी देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे ही 570 के बाद 570 में इस्लाम पैगंबर मोहम्मद, किसका, पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है। 570 में पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है। 612 ईस्वी में ये क्या बनाते हैं, इस्लाम धर्म का गठन करते हैं, किसका, इस्लाम धर्म का, कौन, पैगंबर मोहम्मद। 612 ईस्वी में इस्लाम धर्म का गठन करते हैं। उसके बाद 622 ईस्वी में पैगंबर की मृत्यु हो जाती है, या 622 में पैगंबर की मृत्यु हो जाती है। पैगंबर के मृत्यु के बाद इसने भी किया था धर्म प्रसार का काम, ठीक है, लगभग अरब प्रायद्वीप, किसमें, अरब प्रायद्वीप में, ये वाला एरिया बेटा क्या कहलाता है, अरब प्रायद्वीप, क्या कहलाता है, अरब प्रायद्वीप, इसको क्या कहते हैं, अरब प्रायद्वीप। इसमें लगभग इन्होंने धर्म का प्रसार कर दिया था, इस्लाम धर्म का प्रसार कर दिया था, क्लियर। तो यहाँ से देखिए जब इन्होंने, तो 622 ईस्वी के बाद इनकी मृत्यु के बाद अब इस्लाम अरब से बाहर यूरोप के तरफ बढ़ा, क्या, यूरोप के तरफ, उधर बढ़ने के उपरांत फिर इन्होंने एशिया की तरफ कूच किया, क्या किया, एशिया की तरफ। ऐसा नहीं कि इनका संबंध नहीं था, इसका संबंध हिंदू काल में भी था, लेकिन समुद्री मार्ग से व्यापार किया जाता था। लेकिन कुछ जब 700 ईस्वी तक पहुंचते हैं ये लोग इंडिया आने का कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले अब्दुल्ला आना चाहता है, अब्दुल्ला, देखिए अब्दुल्ला आना चाहता है, ठीक है।
अरब से अब्दुल्ला समुद्री मार्ग से केरल आता, यहाँ का शासक इसको मार के भगा देता, ठीक, इसको यहाँ से पीट कर भगा देता और यहाँ पर बसने नहीं देता। देन उसके बाद बुदैल आता, देखिए 700 और 710 में बुदैल आता। कौन? बुदैल। पहले तो अब्दुल्ला आया, इसको मार के भगा दिया, उसके बाद बुदैल आता। ये भी समुद्री मार्ग से आना चाहता था, तो इसको भी क्या किया गया, इसको वापस रिटर्न कर दिया, गो बैक कर दिया ना। देन उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान में आता। कहाँ? मुल्तान में, आज जो आप पाकिस्तान जानते हो, ठीक है। इन्होंने आया सबसे पहले और वहाँ के शासकों को हरा करके क्या किया, अपना राज स्थापित किया, ठीक। उसके बाद से ही भारत में इस्लाम का आगमन क्रम चलते रहा। आप लोग 8th-9th में पढ़े होंगे मोहम्मद गजनवी का, ठीक है। मोहम्मद गजनवी का, वो भारत में आए थे, लगभग 17 बार बैक टू बैक आक्रमण किया था, ठीक है। और खास करके लगभग उत्तर भारत की, ये वाला भारत जो है बेटा, उत्तर भारत इसको कहते हैं। इस भारत के लगभग सभी राज्यों पर जितने भी हिंदू देवी देवता के मंदिर थे, उस समय सोने चांदी से भरा पड़ा रहता, रत्नाभूषण से, उन सबको लूट करके चले जाते थे गजनी। कौन? मोहम्मद गजनवी। वो लगभग 17 बार के लास्ट में जब गुजरात में एक सोमनाथ का मंदिर, उसने सोमनाथ के मंदिर पर 3 बार बैक टू बैक प्रहार किया। 2 बार तो लूट करके सफल हो गया, पूरा मंदिर खाली कर दिया। तीसरा बार वो जब गया तो इतना बड़ा शिवलिंग है सोना का उसमें, ठीक है। उसने कहा इसको भी काहे छोड़ेंगे, इसको भी ले जाते हैं। जैसे ही तलवार मारा, उसका तलवार जो फंस गया, खींचने का कोशिश किया लेकिन खिंचाया ही नहीं तलवार उसका, ठीक है। तो शोर शराबा में लोग जाग गए, तो उसको भागना पड़ा वहाँ से, और तब से कभी भी भूल के नहीं आया, और गजनी में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो गजनी उसके बाद फिर उसका उत्तराधिकारी गजनी का फिर बना मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी। वो 712 में, वो 12वीं शताब्दी, दैट मीन्स 13वीं शताब्दी में, 1200 ईस्वी में भारत में आया। उसने अपना दिल्ली, इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, दिल्ली पर कब्जा किया, और बैक टू बैक यहाँ पर बहुत सारे लोग आते गए और रहते गए, भारत को चेंज करते गए, ठीक है। खैर उतना डिटेल्स पढ़ने के लिए आपको लग जाएगा कम से कम 8 महीने। इतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, जो आपकी ज़रूरत की काम है ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यात्रियों की जानकारी। हमें देखिए अगला टॉपिक है यात्रियों की जानकारी। आपको कहाँ से मिलती है? कहीं लेख पर लिखा रहता है कि फलाना आए थी, चिलाना आए थी, ठीक है। उसके बाद या फिर किसी का पुस्तक होता, यात्रा वृत्तांत का, उसको काफ़ी साहित्य लेकर उन्होंने अलग अलग राजा के दरबार में आकर के अलग अलग अपना लिखे थे, ठीक है। उसके बाद फिर होता, अब पहला बात यात्रियों के आने के कारण, ठीक है। अगला क्या, यात्रियों, लोग क्यों यात्रा करते थे? एक तो पहली बात प्राकृतिक आपदाओं से डर कर ना, जैसे कि मान लो हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ बार बार भूकंप आती है, भूकंप में जान मान की हानि होती है, क्षति होती है। उससे बचने के लिए हम नई जगह का तलाश करते हैं, ठीक है, वहाँ से छोड़कर यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं, ठीक है। एक तो कारण हो गया प्राकृतिक आपदा। दूसरा बात, लोगों का भी मन होता है कहीं घूमने चले, पर्यटन के दृष्टिकोण से ना। और तीसरी बात, लोग किसी के बारे में सुन रखा था, तुम्हारे कोई चीज़ बढ़िया ना, तो देखने के नज़रिए से भी आप लोग जाते हो। और चौथा, कुछ लोभ लुभावना से, क्या लोभ लुभावना से, जैसे कि एशिया में संसाधन भरपूर था, ठीक है, संसाधन भरपूर था, खास करके उस समय खाने की बात थी, क्या खाने की। तो लोग वहाँ पर जब ये टाइम पीरियड की बात होती है उस समय खाद्यान्न सामग्री की बात होती है। अब सभी देशों देखिए पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर उत्पादन कम होता था
लेकिन यहाँ देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में ये फर्टिलाइज लैंड है, क्या उपजाऊ भूमि और समतल मैदान, यहाँ कृषि करना आसान था, तो लोगों ने यहाँ आकर रहना शुरू किया, ठीक, और उत्पादन प्रक्रिया में भाग लिया और अपना जीवन यापन किया। इन सभी कारणों से क्या यात्री आए, ठीक, और जो बस गए यहाँ पर रुक कर बस गए और राजा बन गए, शासक बन गए। यहाँ की देख कर नेचर को देख करके क्या किया, अपने आप को शासक घोषित कर लिया, ठीक है। अब देखिए अल-बिरूनी, उस समय में अल-बिरूनी भी एक साहित्यकार थे। आप लोग ख्वारिज्म साम्राज्य पढ़े होंगे, 11th तो पढ़े नहीं ना, 11th में ख्वारिज्म साम्राज्य था बेटा। ख्वारिज्म साम्राज्य बहुत ही ज्ञान बुद्धि से भरा पड़ा था, ठीक, यहाँ के लोग ज्ञानी होते थे, तो यहाँ पर साहित्य लेखन हुआ करती थी। तो सुल्तान थे मोहम्मद गजनी का एक सुल्तान थे, ठीक, मोहम्मद बिन का, उसने क्या किया, अल-बिरूनी को उठा लिया वहाँ से और कैदी बना करके, बंदी बना करके अपने साम्राज्य में ले आए, ठीक है, अपने यहाँ ले ली। इनका जो है अल-बिरूनी का जन्म 973 में होता। कब? 973 में। कहाँ? ख्वारिज्म साम्राज्य में होते हैं। सुल्तान यहाँ को इसको उठा लेता है, बंदी बना करके इसको ले आता है कहाँ? गजनी। कहाँ ले आता है? गजनी ले आता है। लगभग ये 973 के बाद 1017 में इसको यहाँ पर मन लग जाता है, यहाँ पर मन लग जाता है। मन लगने के बाद यहाँ रम जाता है, तो इसने क्या किया, अभी भारत का यात्रा करता है। किसका? भारत का यात्रा करता है और भारत के संदर्भ में लिखना शुरू करता है। सबसे पहले इसने भारत में लिखने के लिए इन्होंने ब्राह्मणों से मिला। किससे? ब्राह्मणों से मिला, उनसे कहानियाँ सुना कि कैसे समाज है, क्या प्रकृति है। तो जो इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया उसको कहते हैं किताब-उल-हिंद। क्या? किताब-उल-हिंद। तो मुस्लिम था जी? हाँ, किताब-उल-हिंद, ठीक है। इसी को कहते हैं तहकीक-ए-हिंद। क्या? तहकीक-ए-हिंद। क्लियर है बेटा? तो अब जब देखें इनका परिचय, उसके अल-बिरूनी में भारत में जाति व्यवस्था, इन्होंने जब भारत आया, भारत में जाति व्यवस्था को देखा। क्या देखा? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में इन्होंने बताया कि भारत में कोई जाति नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था है। क्या है? वर्ण व्यवस्था है, जिसमें पवित्रता और अपवित्रता के नियम को दिखाया गया। इसने वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में कहा कि भारत में 4 वर्ण हैं। क्या है? 4 वर्ण है। वर्ण में जिसमें सबसे उच्च वर्ण का कौन सा बेटा? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। इसमें कहा कि भैया इनमें 3 जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों जातियों को शुद्ध माना गया। क्या? पवित्र माना गया। क्यों? क्योंकि ये द्विज धारण करते। क्या? द्विज धारण करते। द्विज माने जनेऊ, ये जनेऊ धारण करते, इसलिए ये शुद्ध है। वैश्य मतलब बनिया, जो अपने आप को बेचता है, ठीक है, ठीक है, हाँ, जैसे किराना स्टोर वाला बेचता है या बिकता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वैश्य। क्लियर बेटा? तो इन्होंने कहा इसमें सबसे उच्च कुल का, तो सबसे ज़्यादा पवित्र कौन है? ब्राह्मण, ठीक है। इन्होंने कहा क्यों ये पवित्र? क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ तो होती है? ब्रह्मा के सिर से। उसके बाद क्षत्रिय के बारे में बोला। क्षत्रिय कहाँ? ब्रह्मा के बाजू से। वैश्य कहाँ? वैश्य ब्रह्मा के पेट से। और शूद्र की जन्म कहाँ से होता है? जंघा से, पैर से, ठीक है। इसीलिए इन सभी में पवित्रता का वर्णन किया। उसके बाद फिर आते हैं भारत आते हैं फ्रांसवा बनने में। इससे पहले इबन बतूता आते हैं, ठीक है। इबन बतूता 14वीं शताब्दी में आते हैं। कब? 14वीं शताब्दी में। इबन बतूता 14वीं शताब्दी में आते हैं, मतलब 1323 से 1332 ईस्वी के बीच, ठीक है। इबन बतूता मोरक्को के निवासी थे। कहाँ के बेटा? मोरक्को के। आज देखो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पर क्या है? मोरक्को है, ठीक। तो मोरक्को के ये निवासी थे। इन्होंने ये बहुत ही घुमाकर, मतलब यात्रा करने में इनको काफ़ी रुचि होती थी। ये मतलब इतना मजाकिया अंदाज से थे और लोगों को लुभावना इनकी फितरत थी। कैसे किसी को अपने वश में कर लेंगे। जिस किसी भी साम्राज्य में जाते उनके लिए उपहार ले जाते। अब स्वाभाविक सी बात है, मैं आपके लिए उपहार लेके आऊँगा तो आप खुश होंगे कि नहीं? क्या बात है, हमारे लिए कोई अच्छा आदमी होगा ना, आओ भगत भी बढ़िया से होगा।
तो इनको जब इनके टाइम पीरियड में भारत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनके दरबार में आज इनके लिए रत्न आभूषण लेके आया और 100 घोड़ों का भेंट लेके आया। क्या? 100 घोड़ा। ये खुश होगा क्योंकि सैनिक तंत्र था और घोड़ा मिलेगा तो भाई खुश होंगे ना। तो इन्हें ने भैया तो इस तरह से ये भारत में बसे रहे। इनको इब्न बतूता ने इसको अपना दरबारी कवि बना लिया। क्या बना लिया? दरबारी कवि, मतलब अपने दरबार में रख लिया। उनको बोला गया कि आप जाइए चीन। कहाँ? चीन जाइए, चीन से घूम के आइए, वहाँ पे जा संबंध स्थापित करके आइए। जब इनको चीन जाने के लिए कहा गया, इसने क्या किया? चीन जाने से पहले मालदीव चला गया। ठीक है, मालदीव चला गया, फिर वापस घूम के आया। ठीक, अभी तक आप चीन नहीं गए, लेकिन हम मालदीव से सही कर गए। फिर इस रास्ता से निकला और पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँचा? श्रीलंका। श्रीलंका से फिर घूम के फिर वापस आए। ठीक, अब राजा भी खुन्नस में, हम तुमको भेज रहे कहाँ भैया, तुम जा रहे हो कहाँ? ठीक है, लास्ट में ये चीन जाते हैं और चीन से संपर्क स्थापित करके वापस उधर से ये चले जाते। तो इन्होंने जो किताब लिखा था उनका नाम क्या है? इब्न बतूता का रिहला। तो रिहला से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ये इंडिया आने से पहले अफ्रीका महाद्वीप की, ये जो है ना अफ्रीका में, ये अफ्रीका महाद्वीप की, देखो यहाँ पर मोरक्को है, मोरक्को का निवासी, ये पूरा भूमध्य सागर के और घूमते हुए पूर्वी अफ्रीका को घूमा, उसके बाद वो इंडिया है। मतलब इनको यात्रा करना बहुत ही पसंद है। ठीक, और उसके बाद फिर क्या बेटा, जब ये भारत आए, ठीक है, इन्होंने भारत में देखा, खास करके पंजाब वाले एरिया में, पाकिस्तान वाले एरिया में, यहाँ इन्होंने देखा कि भैया दास, इन्होंने देखा कि भैया यहाँ पर दास है और ये दासों के लिए क्या है, मतलब लगभग सभी परिवार दास रखते हैं। जो सबसे कम सक्षम दास रखने में कम से कम 2 दास जरूर रखता है। ठीक है, दासों के लिए बहुत बड़ी मंडी होती थी, बाजार। दास मतलब घर में जो काम करता है बेटा, जो आपके यहाँ काम करता है उसको क्या कहते हैं? दास। तो इन्होंने दास के संदर्भ में कहा कि भारत में 2 तरह के दास देखा गया। किस तरह के? 2 तरह के। एक तो घर में काम करने वाला दास और दूसरा देवी दास। क्या? देवी दास। तो देवी दास किसको कहते हैं? जो मंदिरों में सेवा करते हैं, जो मंदिरों में रहते हैं, मंदिरों में सेवा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? देवी दास कहते हैं। चाहे पंडित का सेवा करे या फिर भगवान का सेवा करे, उसको क्या कहते हैं? देवी दास। ठीक है बेटा, नहीं तो अब देवी दास में क्या करता था? ब्राह्मण इनकी शोषण बहुत करते थे और खास करके देवी दास में महिलाएं ही दास हुआ करती थी, ना कि पुरुष। क्लियर बेटा? तो अब चीजें देखिए, ये दास। उसके बाद फिर भारत आते फ्रांसवा बर्नियर। कौन? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ थे? फ्रांस के। और ये चिकित्सक थे। ये क्या थे? चिकित्सक थे। जब शाहजहां की तबीयत खराब हुई तो इन्होंने शाहजहां के उपचार के लिए फ्रांस से आए थे। ठीक, और इन्होंने भारत में रहा। भारत में रहने के बाद इन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देखा, भारतीय व्यवस्था को देखा। तो भारत में इन्होंने जब देखा तो खास करके पाकिस्तान के प्रोविंस में शाहजहां का काल था बेटा उस समय। तो उस समय देखा कि भारत में सती प्रथा थी। क्या थी? सामाजिक व्यवस्था में देखा भारत में सती प्रथा थी। और सती प्रथा में बात क्या होती है बेटा, जो सती प्रथा कहते किसको? जो स्त्री का पति मर जाता उसको उसके साथ में चिता पर जला दिया जाता। ठीक, जिंदा। ऐसा का है? ठीक, क्योंकि उसके बाद एक उस महिला का क्या होगा, मर जाने के बाद उसकी सेवा कौन, उसको देख कर खाना पीना कहाँ से देगा? इसका अगर लेडीज मर गई तो दूसरा ब्याह कर लेगा लड़का। अभी देखिए, भारत में राजा होने के नाते, बेटा सुनो, राजा होने के नाते एक राजा 10-10 शादी करता था ना। अब मान लो कोई बुढ़वा राजा, ठीक है, अब वो लड़की से शादी कर लिया, 16 साल की लड़की से, ऐसा होता था। ठीक है, 16 साल की लड़की से शादी कर लेता, बड़ा सुंदर देखते ना, तो अब लेकर के उससे जबरदस्ती शादी कर लिया जाता था। और बुढ़वा टपक गया, ठीक है, राजा मर जाता, ठीक सरदार,
तो फिर उस लड़की का क्या होगा? से बुढ़ा अपनी शादी करेगा क्या? हाँ? करेगा राजा है उसको करने का मन। लोभ आ जाता ये है। बुढ़ा अच्छा तुम ही लोग देखते हो रास्ता में, हाँ। ठीक है क्यों? तुम ही लोग रास्ता में देखते हो। बड़ा सुंदर है ना, तो कर देते हो। तो अब राजा का भी तो मन है, दिल तो बच्चा है जी, शादी हो जाए ठीक? उसने क्या कर लेता था, शादी कर लेता है, फिर उसका शारीरिक शोषण कर लेता। ए बेटा ये क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसे में मृत्यु हो जाती। तो एक इसने अपने वृत्तांत में लिखा कि एक 16 साल की लड़की थी जिसका पति 80 वर्ष का था, वो मर गई। मरने के बाद उसे सती होने के लिए पूरा ढोल नगारा के साथ बजाते हुए गया। वो लड़की 16 साल की लड़की बिलखते हुए रोते हुए चिता की तरफ, सैया की तरफ जा रही थी। उसको एक महिला अपने सीने से सटा करके दुल्हन की तरफ सजा के ले जाता, सटा के, और धीरे धीरे कहाँ चिता की ओर बिलख रही बेचारी, विवश मजबूर, एकदम कुछ कह नहीं सकती किसी को, सिसक राजा मरता होगा सिसक करके उसको ले जाया गया। और इतना ही नहीं, चीता पर जब बैठाया उसको रस्सी से बांध दिया, ठीक है, जिंदा रस्सी से बांध दिया ताकि वो भागे नहीं, ठीक, पूरा मतलब बड़ा मार्मिक तरीके से किया उसने, ठीक है। सर जी उसका वंश जो होता है की करेगा वो जला देता है कि बड़ा वंश का है जलाया, सिर्फ महिला को जलाया, सबको पहले सिर्फ महिला को जलाया। तब तो 16-17 को जलाता होगा। हाँ, सभी को अगर जितना पति रहे, जितना पत्नियाँ रहेगी उन सबको, किसी का ना विरोध हुआ औपनिवेशिक काल में कि भैया महिलाओं की सुनते, ठीक, देखिए कर दे भारत के कि भैया महिलाओं को नहीं जलाना चाहिए। आज तक ना सब विधवा से भटकती रहती है। अच्छा समाज में देखो विधवा हो जाती है उसको कितना मुश्किल होता है। हाँ, लड़की है नहीं लड़ेगी, राइट से नहीं लड़ेगी तो तुम लोग उसको बर्बाद कर दोगे ना। आज महिलाओं को राइट से मिल गया तब ना वो लड़ लेती है, ठीक है, सुरक्षा दिया गया तब ना लड़ लेती है। नहीं तो देखो आज भी किसी गांव में जाओगे बेटा जहाँ विधवा होती है, जहाँ परंपरा पुरानी रीति रिवाजों से, उन महिलाओं को देखो, विधवा महिलाओं को समाज में जीने में बहुत परेशानी है। उससे तो बढ़िया ना वो जिसको चाची लगेगी ना वो भौजाई बन जाती है पति मरने के बाद, ठीक है, उसका शोषण सब करती है, क्लियर चीज़ है। तो ऐसे ही इसीलिए क्या किया, इसका में विरोध किया गया। तो इसके लिए पुनर्विवाह चलाया गया, विधवा पुनर्विवाह, अगर पति मर गया तो उन्हें दूसरा ब्याह कर दीजिएगा, झट से बची रहेगी ना, नहीं तो बिना पति का जीना महिलाओं को बड़ा मुश्किल होता है। आज आप लोग उत्तर भारत में रहते हो, मतलब उत्तर आधुनिक काल में रहते हो। इस टॉपिक को 2 टॉपिक को मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा आज, मतलब आज नहीं, जब से 3rd वीक स्टार्ट करेंगे तब उसमें, ठीक है ना, जो इसी सबसे। उसके बाद देखिए बर्नियर का मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने मुगल सेना के साथ यात्रा किया तो उन्होंने देखा कि इनकी सेनाओं की ख्याति क्या थी। उन्होंने अपने शिविर के बारे में बताया था, जहाँ ये शिविर लगाते हैं वहाँ पर आसपास लोग बसते हैं और शिविर के पास में लोग शिविर पर ही डिपेंड रहा करते हैं, ठीक है। उसके बाद तरह हाँ, इब्न बतूता का नारियल और पान पर विचार। इब्न बतूता जब भारत आए ना तो उन्होंने नारियल देखा, गया था इधर घूमने, इस पूरा तट पर क्या होता है, नारियल का होता है, ठीक है। इन्होंने नारियल देखा तो कहा कि नारियल जो है ना सिर के खोपड़ी के तरह, नारियल जो है सिर के खोपड़ी के तरह, ये ऊपर से सख्त है, ये ऊपर से सख्त है, अंदर से बड़ा ही नर्म, ठीक है। ये ऊपर से सख्त है, अंदर से नर्म। इनके जो छिलके होते हैं इससे, इसके रेशे से क्या होता है, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। जब इन्होंने पान को देखा, ठीक, जब इन्होंने पान को देखा, नारियल और पान का होता है, और कसेली पर भी विचार किया, ठीक है। नारियल और पान को देखा, ये कहा कि भैया ये तो हमारे यहाँ अंगूर की लताओं की तरह है। क्या, अंगूर की, जिस तरह से अंगूर की लता इधर उधर बिखरी रहती है, उसी प्रकार भारत में पान की पत्तियां भी इधर उधर बिखरी रहती है। लोग क्या करते हैं, पान के पत्तियों को तोड़कर उसमें कसेली डालकर कत्था चूना लगा कर खा लेता है। खाने के बाद चिबाता है, चिबाने के बाद उसका मुंह लाल हो जाता है, ठीक है, क्लियर है चीज़ें। सर जी नजर का नहीं था, खैनी वाला उदाहरण दिया, ठीक है।
तो इसके संदर्भ में कहा बतुता ने भी बताया, इवन बतुता ने भारत में डाक व्यवस्था का मतलब काफी लंबा टाइम पीरियड मिला। हाँ, इसने देखा, ये घुमक्कर था, घूम घूम के देखा, इसने देखा भारत में डाक व्यवस्था का भी व्यवस्था है, डाक का भी जो चिट्ठी पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है, डाक ना। तो डाक शब्द कहाँ से इसका उत्पत्ति होता, जब उस समय में लोग घूम घूम कर पहुंचाते थे कि राजा बुला रहे हैं, आप लोग को हाजिर होना है। उसको बोलने को क्या कहते हैं, डाक करते, संदेश देना क्या कहते, आवाज लगाना डाक करते। 3 से 6 महीना पता चला था बहुत टाइम लगता होगा। हाँ, बहुत टाइम लगता है। डाक के संदर्भ में इन्होंने कहा कि डाक 2 प्रकार के थे, एक पैदल डाक, एक अश्व डाक। क्या, पैदल डाक और अश्व डाक। पैदल डाक और अश्व, पैदल डाक में क्या था कि कुछ दूरियां पर कुछ संदेश वाहक खड़े होते थे। एक क्या करता था, संदेश को दौड़ के जाता, उसको बताता कि अगले वाले राजा को या अपने सैनिक को ये सूचना देना, ये वहां गया दौड़ के, ये वहां रुका, वो अगला था, वो दौड़ के जाता, अगला करता, ऐसे करते 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 तुरंत इसी तरह से मैसेज जल्दी पहुंच जाता। फिर उधर से आंसर लेके आता, जवाब लेके आता, इसको बताता, फिर ये आता है, फिर यहाँ से ये चले जाते राजा को, फिर अपना देखते। और दूसरा था अश्व डाक। क्या, अश्व डाक मतलब घोड़े पर, ये अकेले थे, जब इनको संदेश घोड़ा चला करके ये अपने वहाँ जाते और वहाँ से तब वापस आते। इन दोनों डाक में सबसे बढ़िया इन्होंने बताया पैदल डाक को। क्या, पैदल डाक को, पैदल डाक में क्या होता था, सूचना जल्दी मिल जाती थी। इन दोनों डाक में क्या, पैदल डाक को बेहतर, पैदल डाक में क्या होता था, सूचना तुरंत मिल जाती थी। ठीक है, क्लियर थी यहाँ तक बेटा। उसके बाद करा बर्नियर का मुगल काल के कारखाने ना, बर्नियर जो था फ्रांसवा बर्नियर, ये यहाँ रहे, घूमे, देखे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर एक चीज़ का कारखाना, यहाँ तक कि शिल्प कारखाना, चटाई बनाने का कारखाना, पशवानी उसी का कारखाना, मतलब ये बढ़िया से बारीकी से देखने के बाद, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद फिर हम आते हैं मार्को पोलो। आप लोग 11th में पढ़े होंगे कुबलाई खान के बारे में। 11th में कुबलाई खान था, मंगोल साम्राज्य का शासक हुआ करता था। चंगेज खान का पोता परपोता कुबलाई खान था। कुबलाई खान जो चीन में कब्जा करके वहाँ अपने राजवंश का स्थापित किया। आज जो मंगोलिया देश है, किसके नाम पर, मंगोलिया किसके नाम पर, इसी के नाम पर है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, मंगोल है ना बेटा, ये चीन वाला प्रोविंस को काट करके बनाया गया। ठीक है, तो ठीक है, कुबलाई खान बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करते थे। ठीक, इनकी बातों को सुनकर मार्को पोलो जाते हैं किसके दरबार में, कुबलाई खान के दरबार में। कुबलाई वो तो गए थे चीन गए थे, लेकिन चीन जो गया तो भारतीय का रास्ता से गया। उसने देखा भारत में बहुत ही खाद्यान्न संपदा है। ठीक है, अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के बारे में लिखा। जब ये वापस गए, ये मार्को पोलो थे, इटली के थे, जिसको उस समय वेनिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वेनिस के व्यापारी परिवार से थे और यात्रा करना इनका स्वभाव था, व्यापार के उद्देश्य से जाते। उसने भारत के संदर्भ में देखा और लिखा। इसी के बुक को पढ़कर लोगों ने कहाँ आना चाहा, इंडिया आना प्रारंभ कर दिया, एशिया की तरफ। उसी टाइम पीरियड में एक दक्षिण भारत में पुर्तगाल के यात्री थे, दुआर्ते बारबोसा। क्या, दुआर्ते बारबोसा, ये दक्षिण भारत में आए थे। कहाँ बेटा, दक्षिण भारत में आए थे। दुआर्ते बारबोसा ने कहा कि दक्षिण भारत में तसीली और मसाले का उत्पादन किस्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने सामाजिक संरचना के बारे में बताया कि यहाँ जो बहुत ही समाज जो है यहाँ पर समता मूलक समाज है। ठीक है, क्लियर बेटा। इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं हम लोग आज डिस्कशन करते हैं ना।